प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अंबिका, हिंदी अध्यापिका, आपके लिए आज विषय लेकर आई हूँ सर्वनाम। हमारी पिछली कक्षा संज्ञा की थी। सर्वनाम को समझने के लिए मैं आपके सामने 2 अनुच्छेद पढ़ने जा रही हूँ। इनका अंतर हमें सर्वनाम को स्पष्ट कर देगा। चलो शुरू करते हैं जी। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या सांप चाटूंगा? आकाश में आखिर क्या रखा है? क्या सांप बाज के आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, बाज का आकाश बाज को ही मुबारक, सांप के लिए तो यह गुफा भली। चलिए दूसरा अनुच्छेद। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा भली। सुनने के बाद हमें स्पष्ट होता है कि जो दूसरा अनुच्छेद है ये हमें पढ़ने सुनने में अधिक स्पष्टता दर्शाता है। आप समझ ही गए होंगे कि एक ही शब्द की आवृत्ति भाव दोहराई, बार बार एक शब्द का आना किसी भाषा के सौंदर्य को नष्ट कर देता है। भाव सुंदरता, उसकी स्पष्टता को नष्ट कर देता है। जैसे पहले अनुच्छेद में बार बार सांप, क्या सांप चाटूंगा, क्या सांप बाज के आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, बाज का आकाश बाज को ही मुबारक, सांप के लिए तो ये गुफा भली। ये बार बार सांप, बाज आदि शब्द भाषा की स्पष्टता को ख़त्म कर रही हैं। भाषा को अधिक स्पष्ट और सुंदर बनाने के लिए सांप की जगह पर मैं शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे हमें अर्थ भी स्पष्ट होते हैं। जैसे सांप के लिए मैं, बाज के लिए यहाँ तुम्हारे, यहाँ पर जो बाज आया इस शब्द के लिए भी तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हें आदि शब्दों का, सांप के लिए फिर मेरे शब्दों आदि शब्दों का प्रयोग हमें भाषा को स्पष्ट करने में मदद करता है, सहायता करता है। भाषा के इसी सौंदर्य को बचाए रखने के लिए भाषा में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा का सौंदर्य भाव सुंदरता, स्पष्टता, जिससे हमें उसके भाव स्पष्ट रूप से समझ आ सके, इसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम या सबका नाम। व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा भाव, वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और उन शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम इनके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। 6 भेद हैं सर्वनाम के। हम बारी बारी से उन पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष से भाव व्यक्ति या मानव। मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, तुम आज विद्यालय नहीं गए, देखो वह आ रहा है। इन तीनों वाक्यों में मैं, तुम, वह ये सर्वनाम शब्द हैं। मैं बोलने वाले के लिए प्रयोग किया गया है, तुम सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया है और वह किसी अन्य के लिए जो वहाँ मौजूद नहीं है उसके लिए
प्रयोग किया गया है। स्पष्ट है, सर्वनाम शब्द किसी पुरुष या भाव मानव के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष। बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं व्यायाम कर रही हूँ, हम कल घूमने जाएंगे, हमारा सारा काम पूरा हो गया, मेरा नाम मंजुला है। जो शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करे वह उत्तम पुरुषवाचक हैं। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक। वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले, जिसे हम श्रोता बोलते हैं, उसके लिए प्रयोग किया जाए उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तुम गुजरात से कब लौटे? आप कल हमारे घर आइए। इसका तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि किसी अन्य के बारे में हम बात कर रहे हैं जो वहाँ पर मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है। वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता, वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, उसके संबंध में बात करते हैं। वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे गलती करने पर उसे अवश्य सजा मिलेगी, इसमें उसे शब्द अन्य पुरुषवाचक है। वह बहुत अच्छा चित्रकार है। सर्वनाम का दूसरा भेद हमने जो अभी पढ़े वो पहले भेद के आगे 3 भेद थे। अब मैं सर्वनाम का दूसरा भेद पढ़ने जा रही हूँ। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी निकट या दूर के व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करें। निश्चयपूर्वक मतलब जिस बात में कोई संदेह ना हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह मेरा खरगोश है। इस कक्षा के बच्चे बहुत चंचल हैं। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का निश्चित रूप से बोध ना कराए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। भाव जिस वस्तु या घटना के बारे में हमें कोई स्पष्टता ना हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इस चित्र में देखें, लगता है यहाँ कुछ हो गया इसलिए बहुत भीड़ है। भैया कोई तुम्हें बुला रहा है। दोनों चित्रों में हमें स्पष्टता नहीं मिल रही। इन वाक्यों में कुछ तथा कोई सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का बोध नहीं करा रहे, इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। चौथा भेद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध भाव रिश्ते। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा भाव किसी का नाम, सर्वनाम उसकी स्थान पर आया हुआ शब्द, दोनों के आपस में संबंध बनाने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस चित्र में देखें, अध्यापक बोल रहे हैं, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी। जो, वो, जिसने और उसे, ये शब्द संबंध स्थापित कर रहे हैं एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ।
संज्ञा का दूसरे संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा के साथ ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। इसका पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक के नाम से ही स्पष्ट है जिसमें प्रश्न पूछा जाए। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आज क्रिकेट मैच कौन जीता, यह पौधा किसने लगाया। आज क्रिकेट मैच कौन जीता, यह पौधा किसने लगाया। इन दोनों वाक्यों में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हमारा आखिरी और छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज अर्थात अपना। वाक्य में जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कर्ता भाव काम करने वाला। कर्ता का भाव है काम करने वाला। जैसे मैं स्कूल बैग अपने आप तैयार करता हूँ। इसमें अपने आप शब्द मैं अपने लिए प्रयोग किया गया है, भी मैं खुद तैयार करूँगा। कल मैं स्वयं बैंक जाऊँगी। भाव बैंक जाने का काम मैं खुद करूँगी। अपने लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आज का हमारा विषय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।